प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, आपकी इस एमए पूर्वार्ध हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जो पिछली हाल ही की ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी उसमें मैंने एमए पूर्वार्ध हिंदी के चारों प्रश्न पत्रों के पाठ्यक्रम और अंक योजना पर विस्तार से चर्चा करते हुए आपके प्रथम प्रश्न पत्र जो हिंदी साहित्य के इतिहास पर केंद्रित हैं कि प्रथम यूनिट में संकलित पाठ्यक्रम पर 3-4 मॉडल आंसरों के रूप में मैंने विस्तार से आपको अध्ययन करवाया था, जिसमें हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन से संबंधित पाठ्य सामग्री को पढ़ा और आदिकाल की जो विविध परिस्थितियाँ, पृष्ठभूमि जो है उन पर हमने एक मॉडल आंसर में विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही जो आदिकाल का नामकरण विवादास्पद रहा है इसको भी हमने एक मॉडल आंसर के रूप में पढ़ा। और आज हम हिंदी साहित्य के आदिकाल की जो प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं उसका हम आज अध्ययन करेंगे। और इस एक तरह से चौथा चार प्रश्न हम हर यूनिट में मॉडल आंसर के रूप में हम पढ़ रहे हैं। तो एक तरह से इस प्रश्न के यानी इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के उपरांत एक तरह से आपका आदिकाल लगभग पूर्ण हो जाएगा। तो आइए हम आरंभ करते हैं आदिकाल की विविध प्रवृत्तियों से। भूमिका से हम आरंभ कर रहे हैं। आदिकालीन साहित्य में उपलब्ध होने वाली जो विशेषताएं हैं वो तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में हमें देखना चाहिए। प्रवृत्तिगत विश्लेषण सभी उपलब्ध साहित्यिक सामग्री के आधार पर होता है और इस काल में हमने पहले ही चर्चा की थी कि 5 प्रकार की साहित्यिक सामग्री हमें उपलब्ध होती हैं, जिसमें सिद्ध साहित्य सम्मिलित हैं, जैन साहित्य सम्मिलित हैं, सिद्ध कवियों ने, जैन कवियों ने, और नाथ साहित्य यानी नाथ कवियों ने, और रासो साहित्य यानी चारण कवियों ने, और लौकिक साहित्य इसमें संकलित हैं। लौकिक साहित्य में जैसे विद्यापति पदावली इसमें सम्मिलित होती हैं, अमीर खुसरो और ढोला मारूरा दुआ, राहुल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इस तरह की लौकिक कृतियाँ भी इसमें सम्मिलित हो रही हैं। तो ये 5 भागों में आदिकाल का साहित्य विभाजित हैं। कुछ रचनाओं में हमें वीर रस की अभिव्यक्ति देखने को मिलती हैं, तो कुछ में श्रृंगार रस और कुछ में वीर रस की सम्मिलित रूप में अभिव्यक्ति हैं। कुछ रचनाएं लौकिक साहित्य से जुड़ी हुई हैं जिनमें श्रृंगार और प्रेम की अभिव्यक्ति हैं। ऐसी रचनाओं में या ऐसी स्थिति में ये कहना कठिन है कि इस युग में कौन सी प्रवृत्ति प्रधान रही है। सभी प्रवृत्तियाँ अपने अपने ढंग से प्रधानता लिए हुए हैं। जब हम इस काल की साहित्यिक सामग्री का अध्ययन, विवेचन, विश्लेषण और समीक्षा करते हैं तब उसमें निहित अनेक प्रवृत्तियाँ उभर करके हमारे सामने आती है। जैसे जैन साहित्य वस्तुतः अपभ्रंश भाषा में रचित हैं, अतः उसे आधारभूत सामग्री के रूप में नहीं गिना जा सकता। दूसरी ओर रासो ग्रंथों में भी अनेक ग्रंथ कालांतर में परिवर्तित हो चुके हैं, तथापि उनका मूल रूप आदिकाल में रचित हैं और ये प्रामाणिक हो चुका है। अतः रासो साहित्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसे ही आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां कहना समीचीन होता है। और ये रासो काव्य चारण कवियों ने लिखा है, जैसे इसमें पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, हमीर रासो, ये सारी रचनाएँ, परमाल रासो, सारी रचनाएं इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। तो आदिकाल की जो सामान्य प्रवृत्तियां हैं उनका हम विवेचन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कर रहे हैं। देखिए, पहली विशेषता उभर कर आती है आदिकाल की, वह है ऐतिहासिकता का अभाव। रासो साहित्य के चरित्र नायक यानी कथाओं के जो नायक हैं, कविताओं के जो नायक हैं या प्रबंध काव्यों के जो नायक हैं वह ऐतिहासिक व्यक्ति है, किंतु इन काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता की रक्षा प्राय नहीं हुई है। वस्तुतः इन ग्रंथों में तथ्य कम हैं, कल्पनाएं अधिक हैं, परिणामतः अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इन ग्रंथों के रचयिताओं ने जो वर्णन प्रस्तुत किए हैं वे तत्कालीन इतिहास की तिथियों से मेल नहीं खाते हैं। घटनाएं, नामावलियाँ, तिथियाँ, जो विवरण रासो काव्य में हमें उपलब्ध होता है वह इतिहास सम्मत नहीं है, यानी इतिहास से मेल नहीं खाता है, इसलिए ऐतिहासिकता का अभाव इस काल की प्रवृत्ति उभरती हैं। ऐतिहासिक चरित्र नायकों को लेकर के लिखे गए काव्य ग्रंथों में
जिस सावधानी की अपेक्षा की जाती है उससे ये नितांत विमुख रहे हैं। परिणामतः इन ग्रंथों से किसी ऐतिहासिक तथ्य एवं सत्य का उद्घाटन नहीं होता है। इतिहास में अतिशयोक्ति से बचा जाता है, जबकि इन चारण कवियों ने इन रासो ग्रंथों में अतिशयोक्ति को प्रमुखता देते हुए काल्पनिक वर्णन किए हैं। यही कारण है कि इन ग्रंथों में ऐतिहासिकता का प्राय अभाव पाया जाता है। इस काल में राजाश्रित कवि होने के कारण इन कवियों को राजाओं और सामंतों के पक्ष में जोरदार वकालत करते हुए युद्धभूमि के दृश्यों को अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हुए सामने लाना था। युद्धभूमियों में पराक्रम की झूठी कथाएं इन लोगों को गढ़नी पड़ती थी। अतः इन युद्ध वर्णनों में अतिरंजना यानी अतिशयोक्ति का समावेश होना स्वाभाविक था, और यही कारण है कि ऐतिहासिक तिथियों से इनकी कथाएं मेल नहीं खाती है, तिथियां मेल नहीं खाती हैं। इसलिए इन आदिकालीन रचनाओं में जो भी रसात्मक रचनाएं हैं उनमें ऐतिहासिकता का अभाव है। तो पहली काव्य प्रवृत्ति पर हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरी जो प्रवृत्ति उभरती हैं वो युद्ध वर्णन में सजीवता, यानी इन कवियों ने जो युद्ध वर्णन किए हैं वो सजीव प्रतीत होते हैं, क्योंकि ये स्वयं अपने आश्रयदाता के साथ रणभूमि में उपस्थित रहते थे। रासो ग्रंथों में किए गए युद्ध वर्णन अत्यंत सजीव प्रतीत होते थे। इन काव्य ग्रंथों में जहाँ तहाँ हमें युद्ध का वर्णन मिलता है, यानी यत्र तत्र जो युद्ध के प्रसंग हैं वहाँ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कवि युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहा हो। चारण कवि कलम के ही नहीं बल्कि वे तलवार के भी धनी होते थे। अतः अवसर पड़ने पर अपने अपने आश्रयदाताओं के साथ रण क्षेत्र में जाकर तलवार के हाथ भी ये दिखाते थे, यानी अपनी कलाकारी दिखाते थे। युद्ध के दृश्यों को उन्होंने अपनी आँखों से देखा था। अतः इन युद्ध वर्णनों में जो भी कुछ कहा गया वह उनकी अपनी वास्तविक अनुभूति है। इन कवियों ने केवल सैन्य बल का ही नहीं अपितु योद्धाओं की उमंगों, मनोदशाओं एवं क्रियाकलापों का सुंदर वर्णन किया है। जैसे हम एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर ले सकते हैं पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय अध्याय का कुछ उदाहरण। न को हार नई जीत, यानी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो युद्ध हुआ था तराइन का, उस युद्ध के दृश्य को यहाँ पर कवि उपस्थित कर रहे हैं। न तो किसी पक्ष की हार हो रही है, न को हार, न जीत, न किसी पक्ष की जीत हो रही है। रही न रही सुरबर, और शूरवीरों को रोकने पर भी वो रुकते नहीं हैं। युद्धोन्माद में वो लड़ते जा रहे हैं। धर ऊपर भट्ट परत, धर यानी धरती के ऊपर, भट्ट यानी योद्धा गिर जाते हैं। करत अधिक युद्ध महाभर, और वो अत्यधिक भयंकर युद्ध रचा रहे हैं। कहूँ कमंद, कहीं कमद्ध पड़ा हुआ है, कहूँ मत, कहीं उनका माथा गिरा हुआ पड़ा है, यानी कंधा और मस्तिष्क दोनों अलग अलग होकर के यत्र तत्र बिखरे हुए हैं। कहूँ कर यानी हाथ, चरण, कई हाथ पांव कटे हुए अलग पड़े हैं, अंतरूरी कई अंतड़ियाँ। तो डॉट डॉट कर दिया यहाँ पर, ये पूरा पद यहाँ सम्मिलित होता है। युद्ध करते हुए उस भयंकर दृश्य का चित्रण इन पंक्तियों में है। तो तत्कालीन परिस्थितियों के कारण युद्ध एक आवश्यकता थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्दों में हम कह सकते हैं, देश पर सब ओर से आक्रमण की संभावना थी। निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने को भी एक वर्ग अत्यंत आवश्यक हो गया था, और चारण कवि इसी श्रेणी के लोग थे। उनका कार्य ही था हर प्रसंग में आश्रयदाता के युद्धोन्माद को उत्पन्न कर देने वाली घटना योजना का आविष्कार। तो ये द्विवेदी जी का कथन है जो वास्तव में सत्य हैं। पृथ्वीराज रासो अपने युद्ध वर्णनों के कारण ही एक सशक्त और प्रामाणिक रचना मानी जाती है। तो दो प्रवृत्तियों पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, और तीसरी प्रवृत्ति आपके सामने है, प्रामाणिकता में संदेह। तीसरी काव्य प्रवृत्ति है प्रामाणिकता में संदेह। आदिकाल के अधिकांश रासो साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध है, यानी ये रचना उस काल की है या नहीं, या उस काल समय में रची गई या नहीं, या उसका लेखक रचयिता वही है या कोई और है। इस तरह से इन रचनाओं में प्रामाणिकता में हमें संदेह उत्पन्न होता है। तो देखिए, पृथ्वीराज रासो जो इस काल की प्रमुख रचना बताई गई है, और
वे भी अप्रमाणिक सिद्ध हो गई है। यानी ये रचना भी कुछ कालांतर के उपरांत इसे विद्वान लोग अप्रमाणिक सिद्ध करते हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के शब्दों में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि ये पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। इसी प्रकार खुमाण रासो और परमाल रासो की प्रामाणिकता में भी संदेह है। मूल कवि की रचना में अन्य लोगों ने कब और कितना अंश और जोड़ दिया, इसका निर्णय करना ही कठिन है। भाषा शैली और अन्य विषय सामग्री के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये रासो काव्य समय समय पर परिवर्तित होते रहे हैं। कुछ काव्य कृतियाँ तो नोटिस मात्र हैं, आज उनका मूल रूप प्राय सुरक्षित नहीं है। दूसरी ओर पृथ्वीराज रासो एक उच्च कोटि का ग्रंथ है जिसमें भाव सौंदर्य और कलागत वैशिष्ट्य का सुंदर सामंजस्य हुआ है। युग के अनुरूप इसमें वीर और श्रृंगार रस की गंगा यमुना एक साथ प्रवाहित हुई है। ये तीन काव्य प्रवृत्तियों पर हम चर्चा कर चुके हैं। चौथी काव्य प्रवृत्ति है आदिकाल के साहित्य की, वह है वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। रासो ग्रंथों में यद्यपि सभी ग्रंथों का समावेश हुआ है, तथापि सभी रसों का समावेश हुआ है, तथापि वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता इसमें परिलक्षित होती है। युद्धों का वर्णन होने से वीर रस की योजना इसमें अनायास ही हो गई है। वीरों का मनोभाव एवं अदम्य उत्साह का जैसा हृदयग्राही वर्णन हमें रासो ग्रंथों में उपलब्ध होता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। पृथ्वीराज रासो में ऐसे अनेक मर्मस्पर्शी स्थल हैं जहाँ वीर रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। युद्ध शौर्य प्रदर्शन के लिए तथा सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के लिए लड़े जाते थे। अतः श्रृंगार रस के भावपूर्ण वर्णनों का समावेश भी इन काव्य ग्रंथों में हो गया है। राजकुमारियों के स्वप्निल सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नक्सिक परिपाटी पर किया गया है। नायिका के रूप सौंदर्य के साथ साथ वय संधि यानी 16 वर्ष की अवस्था या बाल्यकाल किशोरावस्था और यौवन के बीच की स्थिति संधि वय संधि और षट ऋतु वर्णन यानी 6 ऋतुओं को आधार बना करके का सम्यक समावेश भी हमें रासो ग्रंथों में उपलब्ध होता है। जैसे यहाँ पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय से कुछ उदाहरण हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें पद्मावती के रूप सौंदर्य का चित्रण है। कुटिल केस यानी उसके घुंघराले बाल, सुदेश बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। पोह पर रचियत पिक्सद, पोह पर रचियत यानी पोह यानी पुष्प, पुष्प उनके घुंघराले बालों में उसकी वेणी में गुथे हुए हैं। पिक सद, पिक यानी कोयल, सद यानी शब्द यानी कोयल जैसी उसकी मधुर वाणी है। कमल गंध यानी कमल पुष्प के कमल पुष्प की सी सुगंध उसके पूरे शरीर से आ रही हैं। वय संध यानी एक तरह से किशोर और यौवन के मध्यस्थ की स्थिति उसकी हैं, अवस्था हैं। हंस गति चलत मंद मंद और हंसिनी की तरह वह मंद मंद गति से चल रही हैं। श्वेत वस्त्र सोहे शरीर, श्वेत यानी सफ़ेद रंग के वस्त्र उसने अपने शरीर पे धारण कर रखे हैं, वह अत्यधिक सुंदर लग रही है। नस स्वाति बूंद जस, नस यानी नाखून, उसके हाथों और पैरों के जो नाखून हैं वो स्वाति बूंद की तरह यानी आकाश मार्ग से गिरने वाली जल की बूंदों की तरह चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ डॉट डॉट कर दिया, यहाँ पूरा पद ये सम्मिलित हैं। आपको उदाहरणार्थ ये तीन पंक्तियाँ लिखना पर्याप्त होगा। चलिए हम इस ज्योति काव्य प्रवृत्ति के उपरांत वीर और श्रृंगार रस के चित्रण के उपरांत हम चलते हैं पांचवी जो काव्य प्रवृत्ति हैं, और वो काव्य प्रवृत्ति हैं आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आदिकाल के अधिकांश कवि राजा आश्रित थे। राजाओं की स्तुति, युद्ध भूमि में उनके पराक्रम और शौर्य की प्रशंसा, शासकीय व्यवस्था की उत्कृष्टता, काम कलाओं की निपुणता यानी वैभव विलास आदि का चित्रण आदि विषयों को काव्य विषय बना करके इन कवियों ने अपनी रचना धर्मिता दिखाई और आश्रयदाताओं के प्रति निष्ठा भी। महाकवि चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा, भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश और मधुकर कवि ने जय मयंक जस चंद्रिका
दलपत विजय ने खुमान रासो और नरपति नाहले ने बिसलदेव रासो, जगनिक कवि ने परमाल रासो और विद्यापति कवि ने विद्यापति पदावली, यानी जैसे इन राजाश्रित कवियों ने अपने कवित्व धर्म के साथ ही स्वामी के प्रति कर्तव्य भी निभाया। यही कारण है कि कविता सामंतों की चार दीवारी में कैद, नृत्यांगनाओं के नर्तन, कामिनियों के सौंदर्य प्रसाधन और राजाओं के विलासी जीवन का उपकरण बन गई थी। और यही प्रवृत्ति आगे चलकर के हमें रीतिकाल में देखने को मिलती हैं। कविता आम जनजीवन से असंपृक्त हो गई है, यानी आम जनजीवन का चित्रण इन कविताओं में नहीं हुआ। कवि ने अपने चरित्र नायकों को रामकृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और हरिश्चंद्र से भी श्रेष्ठ बताते हुए प्रत्येक दृष्टि से उनकी महत्ता प्रतिपादित की है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हमने आदिकाल की जो विविध काव्य प्रवृत्तियाँ हैं उनमें से मुख्य मुख्य आरंभिक 5 काव्य प्रवृत्तियों पर हमने विशेष रूप से चर्चा की है। और इसी क्रम से छठी जो काव्य प्रवृत्ति संकुचित राष्ट्रीयता की भावना, इसी उपशीर्षक से हम अगली ऑनलाइन कक्षा में आरंभ करेंगे, पढ़ेंगे। आप सभी से आग्रह है कि कॉलेज की यूट्यूब चैनल पर अपलोड की गई इन वीडियोज़ को आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख रहे हैं। तो आपसे आग्रह है कि इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही इन वीडियोज़ को आप लाइक करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।